हे एवरीवन, आई एम बैक विद द न्यू लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि दीज रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, इनके काम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू अटेन द सेक्सुअल मैच्योरिटी, राइट। तो वो बेसिक मैच्योरिटी पीरियड जो प्यूबर्टी और एडोलेसेंस के दौरान की जो बेसिक चेंजेस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। तो अब देखते हैं कि वो चेंजेस क्यों आते हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो देखो बॉडी में हर तरह के सिस्टम्स होते हैं, हम जानते हैं, है ना। तो वो सारे सिस्टम्स जो होते हैं, हर सिस्टम में देयर आर, सिंस वी हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हर सिस्टम में देयर आर मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व टू मेक वन पर्टिकुलर फंक्शन वर्क। अब जैसे कि डाइजेशन है, तो डाइजेशन होने के लिए क्या कर सकते हैं कि क्या मतलब क्या होता है इज कि डाइजेशन हो जाने के लिए प्रॉपर जितने ऑर्गन्स इन्वॉल्व है डाइजेशन में, वो सारा एक ही काम करवा रहे हैं, डाइजेशन कराना। उसी तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इसमें जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे उनका एक ही काम होगा, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड काम कराना। ठीक है, तो सबसे पहले विल सी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल का देखेंगे। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस, फास्ट डिफरेंस। ठीक है, ये तो डक्ट सिस्टम हो गया। ओके, इस बीच में एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं, या तो मैं लिख देती हूँ मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। और मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स में आते हैं सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरिथ्रल और काउपर्स ग्लैंड। ये तो हो गए मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। एंड देन एक्सटर्नल जिनाइटिलिया जो है दैट इज, ठीक है, पीनिस इज द एक्सटर्नल जिनाइटिलिया। तो दे ऑल फॉर्म द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओके, तो शुरू करते हैं। ये सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मिलके कैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हैंडल करते हैं, मेल रिप्रोडक्शन हैंडल करते हैं। सो लेट्स टेक वन बाय वन। तो बच्चों, पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस इज द मेन मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सो टेस्टिस जो है ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर है ये प्राइमरी है। इसके दो मेन काम है, क्योंकि ये कंपोजिट ग्लैंड भी इसको बोल सकते हो, कंपोजिट एज इन मिक्सोक्राइन, ऐसे मतलब मिक्स्ड है। कैसे? तो इसके दो फंक्शंस है, एक एक्सोक्राइन फंक्शन है और एक एंडोक्राइन फंक्शन है। ठीक है, एक एक्सोक्राइन फंक्शन है और एक एंडोक्राइन फंक्शन है। तो इसमें मतलब वो दोनों ग्लैंड्स आपने पढ़े हो ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि हार्मोन बनाने वाले ग्लैंड, और एक्सोक्राइन यानी वो ग्लैंड जो भी अपना सिक्रीशन बनाते हैं, उनको अपना खुद का डक्ट सिस्टम होता है। यानी एक डक्ट सिस्टम एज इन यूँ समझ लो चैनल या पाइपलाइन सिस्टम समझ लो, जिसके थ्रू वो अपना जो भी प्रोडक्शन होता है उसको टारगेट जगह पे पहुंचा देते हैं। ठीक है, जैसे एक्सोक्राइन फंक्शन में आ जाता है स्पर्म प्रोडक्शन। जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसको टारगेट जगह पे, जो भी मैंने यहाँ पर एक्चुअली लिखा है ना, वो टारगेट जगह, ये जो वास डिफरेंस है एपिडिडाइमिस, ये एक्चुअली वो रास्ता है जिसके थ्रू वो स्पर्म्स को अपने जगह पे पहुंचा देते हैं। और एंडोक्राइन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ
मेल सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तो ये ऐसे दो फंक्शंस को डील करता है। एक्सोक्राइन फंक्शन तो हो गया स्पर्म प्रोडक्शन, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन करा के और उसके बाद में ये स्पर्म्स को जगह पे पहुंचा भी देता है, टारगेट जगह पे खुद ही, तो वो एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया। एंडोक्राइन फंक्शन यानी कि एंडोक्राइन का मतलब है हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, क्योंकि इनके पास में इनका डक्ट नहीं होता है, तो हार्मोन ये बनाते तो हैं लेकिन बनाने के बाद सीधा ब्लड में रिलीज कर देते हैं, क्योंकि उस सिक्रीशन को टारगेट जगह पे पहुंचाने के लिए इनके पास में डक्ट सिस्टम नहीं होता है। ओके, तो ये है। अच्छा, अब तो प्रोडक्शन ये हो गया। अब लेते हैं आगे का, मतलब कंटिन्यू करते हैं इसको। तो सबसे पहले समझते हैं टेस्टोस्टेरॉन क्या है। तो ये मेल सेक्स हार्मोन है, जैसे कि हमने पढ़ा, इट इज द मेल सेक्स हार्मोन। और इसका काम क्या है, इसका फंक्शन है एक तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, इसी के इन्फ्लुएंस में स्पर्म प्रोडक्शन होता है, सो द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो स्पर्म प्रोडक्शन करा रहा है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो भी डेवलप करा रहा है, जैसे कि जो भी हेयर्स का डेवलपमेंट है, वॉइस डीपनिंग, जो भी ये सेकेंडरी मेल जो हमने पढ़ा था ना प्यूबर्टी के दौरान जो चेंजेस हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करवा रहा है, प्लस स्पर्म प्रोडक्शन भी एक तरफ से करवा रहा है। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस यानी सिंथेसिस, फॉर्मेशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहा है और दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करा रहा है। तो ये तो हो गया टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन। ठीक है, नाउ अब पूरा ओवरऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैं समझाती हूँ। देखो, जो हमारा टेस्टिस है ये कहाँ लोकेटेड होता है, लोकेटेड आउटसाइड द abdominal cavity, outside the abdominal cavity in a sac like structure called as scrotum। अब आपसे पूछा जाए कि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम जो है इसमें क्यों टेस्टिस रहता है, तो इसका रीज़न आपको लिखना है। इसका रीज़न है इट प्रोवाइड्स 2 to 2.5 degrees Celsius less temperature than the normal body temperature. It provides less than the normal body temperature, which is important for production of sperms। तो क्वेश्चन अगर आता है कि वाई टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द abdominal cavity in scrotum, तो आपको आंसर लिखना है क्योंकि
स्क्रोटम में टेस्टिस के होने से हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो इससे 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर स्क्रोटम में टेस्टिस को मिलता है। और ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। मतलब 37 डिग्री पूरा मिल जाएगा ना तो स्पर्म प्रोडक्शन हिंडर हो जाएगा, प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तरीके से स्पर्म, ठीक है। तो उसको कम टेम्परेचर चाहिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, तो स्क्रोटम वो पर्पस पूरा कर रहा है। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि वाई टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम एक सैक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पेयर ऑफ टेस्टिस दोनों साइड्स में लोकेटेड होते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद में आगे देखते हैं कि आफ्टर द प्रोडक्शन हो गया स्पर्म्स का, फिर आगे कैसे होता है। तो जो पाथवे होता है, तो टेस्टिस में स्पर्म बनता है, स्पर्म ट्रैवलिंग पाथवे, और आगे क्या क्या मतलब इसको रास्ते में मिलता है, ठीक है। तो पहले तो वो टेस्टिस में होता है, टेस्टिस से ये जाता है एक एपिडिडाइमिस से ये जाता है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से ये जाता है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से ये जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद ये जाता है काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड से ये वाया इजैक्यूलेटरी डक्ट इन यूरिथ्रा, ठीक है। एंड यूरिथ्रा के बाद में ऑब्वियसली आउटसाइड द बॉडी रिलीज हो जाता है। तो ये है इसका पाथवे। तो टेस्टिस, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से मतलब देखो, आई विल जस्ट ट्राई टू मेक इट लाइक दिस इज द यूरिनरी, रुको, सो दिस इज द टेस्टिस, टेस्टिस में ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें यहाँ इन जगहों पे स्पर्म बनते हैं। तो यहाँ से ये आया, ये एपिडिडाइमिस बहुत ही कॉइल्ड होता है, एपिडिडाइमिस ऐसे कॉइल 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 के बाद में वास डिफरेंस ये होता है। तो ये तो है एपिडिडाइमिस और ये है वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस के बाद में ये कॉइल होता है यूरिनरी ब्लैडर पे, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा में ये निकल जाता है। मतलब यही मैं एक्चुअली बना रही थी, लाइक वास डिफरेंस ऐसे आया तो यूरिनरी ब्लैडर यूँ है ना, देन इट कम्स, ठीक है। और यहाँ पे ग्लैंड्स पीनिस हो गया, तो यहाँ पे ये इजैक्यूलेटरी डक्ट, दिस इज द यूरिथ्रा, और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आके ये इजैक्यूलेटरी डक्ट बन जाता है। और सेमिनल वेसिकल मतलब ये यूं यहाँ पे ऐसे आया, इधर से दूसरा टेस्टिस का भी ये यूं आ जाता है, और यहाँ पे फिर सारे ग्लैंड्स होते हैं। आप अपने डायग्राम देखो, यहाँ पे तीनों ग्लैंड्स इसको मिल जाते हैं, ठीक है। इफ़ यू चेक आउट योर डायग्राम you will find the same. ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर और इसके अंदर ये तीनों जो ग्लैंड्स हैं, ये सेमिनल वेसिकल थोड़ा बड़ा होता है, ये मतलब सेमिनल वेसिकल है, ये प्रोस्टेट हो गया, और ये नीचे वाला काउपर्स हो गया छोटा सा। तो ऐसे करके तीनों ग्लैंड रास्ते में मिलते हैं, ये तीनों अपनी सिक्रीशन इसमें देते हैं और फिर फर्दर ये वो करते हैं, ओके। और फाइनली इजैकुलेट हो जाता है। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये जो अपना सेमिनल वेसिकल है, इसका काम है प्रोवाइड्स फ्लूइड मीडियम
ये दोनों मतलब मिलके फ्लूइड मीडियम फॉर स्पर्म ट्रैवलिंग एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स नरिशमेंट। तो इन दोनों का तो ये हो गया, काउपर्स ग्लैंड का हो गया, ल्यूब्रिकेशन। तो ये ग्लैंड्स का काम क्या है, मेनली फ्लूइड मीडियम देना, ताकि स्पर्म, क्योंकि सिर्फ स्पर्म अगर वैसे जाएगा तो ट्रैवलिंग मुश्किल होगा, तो ये फ्लूइड मीडियम देता है ताकि स्पर्म बहुत स्मूथली आगे ट्रैवल कर सके। ओके, तो एक तो वो रीज़न हो जाता है, और दूसरा नरिशमेंट भी मिल जाता है और लुब्रिकेशन के काम में। तो ये तीनों ग्लैंड मिलके ओवरऑल वो करते हैं, स्पर्म का स्मूथ ट्रैवलिंग का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल स्पर्म प्लस इन तीनों का जो भी फ्लूइड सिक्रीशन होता है, तीनों का मतलब बेसिकली दे कंट्रीब्यूट द फ्लूइड। ठीक है, तो इन तीनों के फ्लूइड प्लस स्पर्म जो होता है, फ्लूइड्स फ्रॉम ग्लैंड्स प्लस स्पर्म जो है ये कहलाता है सीमेन। ठीक है, तो सीमेन के अंदर वो फ्लूइड है जो इन तीनों ग्लैंड्स ने भेजे हैं, और स्पर्म है जो यहाँ से बन के आया है, तो वो जो स्ट्रक्चर है उसको हम सीमेन कहते हैं। वो जो फ्लूइड फाइनली आया वो सीमेन होता है। ठीक है, इस सीमेन के अंदर इन ग्लैंड्स से ये भी आता है कि जैसे यूरिनेशन और स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म ट्रैवलिंग का एरिया दोनों का सेम होता है यहाँ पे, तो इनमें यूरिन की एसिडिटी न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी भी होती है। ठीक है, तो ऐसे बिना स्पर्म डैमेज हुए आगे जा सकता है। तो इस तरीके से ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है। ठीक है बच्चों, नाउ कमिंग टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इफ आई डिस्कस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं दे आर पेयर ऑफ ovaries, fallopian tubes, uterus, cervix, vagina. ठीक है, these are the main structures which are involved in female reproductive system. Okay, और females में क्या होता है, so I'll just make the diagram. ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पर, ऐसा। दिस इज द ओवरी। ठीक है, और इसमें एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनाते हैं। एंडोमेट्रियम की ये लाइनिंग हो गई। सो दिस इज द ओवरी, ये दोनों ओवरीज हो गए पेयर ऑफ, ये फेलोपियन ट्यूब्स हैं, ये यूट्रस है ना, ओवरी फेलोपियन, दिस इज सर्विक्स एंड नीचे वाला इज वजाइना। तो ये मेन पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों,
कि एवरी मंथ मतलब फीमेल्स जो होते हैं दे आर बॉर्न विथ इमेच्योर एग्स, लॉट ऑफ इमेच्योर एग्स के साथ में एक फीमेल जो है वो बॉर्न होती है। तो देखो इमेच्योर एग्स ड्यूरिंग बर्थ, बॉर्न होने के टाइम पर बहुत सारे इमेच्योर एग्स होते हैं। फिर एट प्यूबर्टी वन एग मैच्योर्स एवरी मंथ। ठीक है, प्यूबर्टी में आने के बाद में हर महीने एक एग जो है वो मैच्योर होने लगता है। ठीक है, तो एक एग जब मैच्योर होने लगता है तो फिर एक मैच्योरेशन के बाद में एक प्रोसेस होता है, मतलब वो एग ना अंदर में बन रहा होता है, एक कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉलिकल सेल्स बोलते हैं, मतलब वो सेल्स के अंदर एग्स बन रहे होते हैं। जैसे हर एग में वो शेल होती है ना बच्चों, आपने देखी है, एग का मेन कंटेंट तो शेल के अंदर होता है और बाहर से कवरिंग होती है। तो यूँ समझ लो इनकी भी जो एग होती है ना, उनके बाहर ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जिसके अंदर एग बन रहा होता है। जब बन के तैयार हो जाता है और फिर वो एग जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है इसमें। ठीक है, तो जब व्हेन सो रिलीज ऑफ egg from ovary is called ovulation। यानी कि ओवरी जब एग तोड़ के निकाल देता है, रिलीज कर देता है, तो वो ओव्यूलेशन कहलाता है। तो हर महीने कुल मिला के एक कह रहा है ना वन एग मैच्योर्स एवरी मंथ, तो हर महीने एक्चुअली ओव्यूलेशन होता है, ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा, अब ओव्यूलेशन होने के बाद में ये एग जो है वो यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पर आके वेट करता है। ठीक है, यहाँ पर एग वेट करता है। अब एग के वेट करने पे दो चीज़ें पॉसिबल है आफ्टर ओव्यूलेशन। या तो इसको मैं बहुत स्पेशली लिखूंगी कि जो एग होता है ना, इसके दो फेट होते हैं, या तो होगा फर्टिलाइजेशन और या तो होगा मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन या मेंस्ट्रुएशन। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कोई मतलब फ्यूचर प्रेगनेंसी हो जाएगा, है ना, और नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन तो मेंस्ट्रुएशन होगा। तो क्या है ये फर्टिलाइजेशन, मैं आपको पहले फर्टिलाइजेशन समझाती हूँ। तो फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, सो फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होता है कि व्हेन द स्पर्म meets the ova and zygote is produced, यानी fusion of male and female gamete, fusion of sperm and ova will produce zygote यानी फ्यूचर बेबी। तो अब होता क्या है, मैं आपको इस डायग्राम से बताती हूँ। देखो होता क्या है कि ये जैसे यूट्रस है, एग यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर एग वेट कर रहा है। अब मान लो स्पर्म्स वाया सेक्सुअल इंटरकोर्स द स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो स्पर्म्स यहाँ डिपॉजिट हो गए हैं। अब स्पर्म्स जो है यहाँ से ट्रैवल करके इट हैज़ टू रीच द ओवा हियर टू फर्टिलाइज इट। ठीक है, इसीलिए स्पर्म काउंट बहुत मैटर करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स, क्योंकि ट्रैवलिंग ज़्यादा लंबा है तो काफ़ी सारे स्पर्म्स डैमेज हो जाते हैं। तो व्हाटएवर, तो स्पर्म्स को वहाँ पहुँच के उसको ओवा को फर्टिलाइज करना होता है। तो मान लो फर्टिलाइज कर दिया तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा और फ्यूचर में मतलब प्रेगनेंसी हो जाती है। तो क्या होता है
कि यूट्रस में जाइगोट धीरे धीरे जैसे जाइगोट बन जाता है, जाइगोट स्टार्ट्स डेवलपिंग, ठीक है, जाइगोट स्टार्ट्स डेवलपिंग एंड आफ्टर सर्टेन डेवलपमेंट अलग अलग सेल्स के बच्चों स्टेजेस आते हैं। जैसे कि मैं अगर स्पेसिफिक हो जाऊं तो जाइगोट है, फिर वो 60 लाइक सिंगल सेल्ड है जाइगोट, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो वो जो 8 to 16 सेल स्टेज होता है ना, उसको मॉर्यूला स्टेज बोलते हैं। फिर धीरे धीरे वो ब्लास्टूला, ऐसे करके सेल्स बढ़ते जाते हैं। तो आफ्टर सर्टेन डेवलपमेंट द डेवलपिंग जाइगोट लिख रही हूं मैं, क्योंकि अब वो सर्टेन स्टेज तक डेवलप हो गया है। तो डेवलपिंग जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। यानी वो जो जाइगोट जो डेवलप हुआ है कुछ हद तक, जैसे मैंने कहा ना 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। और अच्छा खासा सेल मास जब बन जाता है तो वो यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है, अटैच हो जाता है। अच्छा, इस बीच यूट्रस क्या करता है बच्चों? इस बीच जो यूट्रस है, जैसे एग यहाँ पे आ जाता है ना, यूट्रस ये जो अपनी ये जो थिकनिंग दिख रही है ना आपको, ये और थिक कर लेता है। मतलब पहले से प्रिपेयर करता है कि ये फर्टिलाइज होके आके यहाँ इम्प्लांट होगा। इम्प्लांटेशन में क्या होएगा? इम्प्लांटेशन में जैसे ये जाइगोट बनेगा ना, तो यहाँ से धीरे 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 मूव करता हुआ डेवलपमेंट भी होता है, और उस दौरान ये मूव भी करता है, और मूव करते 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 यहाँ आके धंस जाता है, बिल्कुल अंदर ऐसे गड्ढे में घुस जाता है। दिस इज इम्प्लांटेशन। और इस दौरान जब वो सिर्फ ओव्यूलेशन हुआ ही था ना, ओव्यूलेशन के दौरान यूट्रस उसी समय अपनी सारी थिकनिंग जो होती है ना, यहाँ की इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इन सब की थिकनिंग जो है, ये लेयर्स की थिक कर लेता है, ताकि फ्यूचर जो बेबी डेवलपमेंट होनी है उस बेबी डेवलपमेंट को ये मेंटेन कर सके। उसके लिए पहले से इसने तैयारी कर रखी होती है। तो आके इम्प्लांट भी हो गया तो उसका मतलब तैयारी सक्सेसफुल हो जाता है। तो आफ्टर द इम्प्लांटेशन इन यूट्रस इज डन, फिर बेबी नरिशमेंट के लिए सबसे पहली चीज जो बनाया जाता है आफ्टर इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा डेवलप्स। प्लेसेंटा क्या है? इट इज अ फिंगर लाइक projection which nourishes the developing embryo and also removes wastes from the embryo। ठीक है, मतलब प्लेसेंटा एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जस्ट वहाँ पर डेवलप हो जाता है यूट्रस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर प्लेसेंटा डेवलप मतलब पूरा कॉर्ड यहाँ पे ऐसे 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 पूरा डेवलप हो जाता है, और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ये यहाँ पर बेबी होता है और इसके यहाँ से कनेक्टेड होता है। तो दिस इज दैट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है। ठीक है, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का काम होता है मैटरनल ब्लड, जो मदर का ब्लड होता है, उससे नरिशमेंट जो ऑक्सीजन है या डाइजेस्टेड फूड है वो सब मदर ब्लड से वो लेता है और वाया अम्बिलिकल कॉर्ड ये बेबी तक ट्रांसफ़र करता है। और फिर बेबी के अंदर भी तो ऑब्वियसली वही सारी लाइफ प्रोसेसेस चल रही होती हैं जो एक नॉर्मल उसमें है, तो फिर उनमें जो वेस्ट होता है वो भी अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो
लेके अल्टीमेटली मतलब प्लेसेंटा बेबी का वेस्ट भी रिमूव करती है और जो न्यूट्रिशन है वो भी प्रोवाइड कराता है। और फिर टिल 9 months द डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस, और आफ्टर 9 months once the baby is fully developed then the fully grown baby is delivered out and this is how a new life is born by human beings। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, तो आई थिंक आप आज यहीं तक पढ़ो ध्यान से, ठीक है। और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ, और एग अगर फर्टिलाइज ना हुआ हो तो क्या होता है, और थोड़ा सा जानेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तब तक के लिए हमारे लेक्चर्स देखते रहो एंड कीप एंजॉइंग, ठीक है। थैंक यू।